नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 2020 में बड़े जोर शोर से शुरू हुआ। कई चीजें इसमें पहली बार हो रही थी। सरकार ने दावा किया कि इस बार 16 लाख से अधिक लोगों से फीडबैक जुटा करके इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अंतिम रूप दिया गया। सरकार ने इसको लाने के पूर्व संसद में कोई बहस न करते हुए कैबिनेट में ही इसे स्वीकृत करा लिया और इसकी घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, के द्वारा अनेक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्वविद्यालयों को प्रेरित किया गया कि वो अपने विश्वविद्यालय और एफिलिएटेड कॉलेजेस में इसका भरपूर प्रचार प्रसार करें, छात्रों शिक्षकों के साथ इस पर डिस्कशन करें और इस प्रकार इसके क्रियान्वयन से पूर्व इसके बारे में सभी को भली भांति जानकारी हो और इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके। वास्तव में कोई भी पॉलिसी, कोई लॉ या ऐसा नियम नहीं होता जिसे लागू करना अनिवार्य हो। यह एक रोड मैप होता है जो भविष्य में नियम, कायदे, रेगुलेशन, रूल्स हम जिनको कहते हैं, उनके निर्माण के समय हमारा मार्गदर्शन करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी संस्थाओं ने, सभी डिस्कशन में यह निष्कर्ष निकलता रहा कि वास्तव में कोई भी एजुकेशन पॉलिसी कितनी भी अच्छी क्यों न बना ली जाए, जब तक उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं होता, उसका फायदा देश को, समाज को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिल सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका क्रियान्वयन, जैसे अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो सर्वोच्च संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रारंभ किया। एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के दिशा निर्देश तय करके नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को जल्द से जल्द पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों द्वारा लागू करके एनआईआरएफ रैंकिंग, नैक एक्रेडिटेशन में सभी संस्थाओं का पुरजोर पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने को लेकर के और सभी स्टेट्स के हायर एजुकेशन काउंसिल्स को इस संबंध में दिशा निर्देश दे करके हमारे देश के उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक फेरबदल की तैयारियां शुरू कर दी गई। जल्द ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऐसे नए नए परिवर्तनों से संबंधित ड्राफ्ट पॉलिसी, जैसे एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर ड्राफ्ट पॉलिसी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पर ड्राफ्ट पॉलिसी, इनको बहुत ही कम समय में देश में इंट्रोड्यूस कर दिया। यद्यपि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर अनेक ऑब्जेक्शंस और अनेक प्रकार के संशय अभी तक हमारे बीच जारी हैं, जैसे एकेडमिक क्रेडिट्स का ट्रांसफर केवल ऐसे संस्थानों के बीच ही होना जो ए ग्रेड प्राप्त है। कारण इसके पीछे कि इनकी गुणवत्ता यदि समान नहीं होगी तो एक संस्थान से दूसरे संस्थान को जाने वाले छात्र का जो एकेडमिक वेटेज है वह समान न होने के कारण अनेक दोषों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को ज्यादातर संस्थाओं तक फैलाने के लिए यह आवश्यक समझा जाने लगा कि जब तक उनकी गुणवत्ता एक स्तर पर नहीं लाई जाएगी, यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जो 2013 में ही प्रारंभ हो चुका था,
परंतु इसकी धीमी प्रगति, धीमा क्रियान्वयन, यद्यपि यूजीसी ने हर वर्ष 2 बार से अधिक विश्वविद्यालयों को इस संबंध में पत्र लिखा, उनके एकेडमिशियंस को या एनएडी कोऑर्डिनेटर्स को देश के विभिन्न हिस्सों में प्रशिक्षित करने का संकल्प लिया, प्रशिक्षित किया भी, परंतु इसका परिणाम अच्छा इस वजह से नहीं रहा कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, उनकी जो आईटी में दखल है और इस दिशा में जो उनका प्रयास है, वह निहायत इनसफिशिएंट रहा है। परिणाम यह हुआ कि 10 साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी यूजीसी और विभिन्न विश्वविद्यालय एनएडी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को ठीक ठाक ढंग से आगे बढ़ा ही नहीं पाए। इस प्रकार यूजीसी के प्रयास और तमाम उन प्रदेशों में जहां वर्तमान केंद्रीय शासन का शासन है, वहां नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जोरदार ढंग से लागू करने की कवायद शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में भी इस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया। 2021 से ही पूरे प्रदेश में समान पाठ्यक्रम लागू करते हुए उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन काउंसिल ने सभी विषयों के कोर्स निर्धारित कर दिए, उनका पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया और यह निर्धारण कोई जल्दीबाजी में नहीं हुआ। इसके लिए ठीक ठाक ढंग से प्रयास करते हुए विभिन्न समितियां बनाई गई। समितियों ने बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाया, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया और इस दिशा में एक अच्छी योजना पूरे प्रदेश को प्रदान की। यह बात अलग है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, यद्यपि प्रारंभ में इसका पुरजोर विरोध करते रहे, लेकिन बाद में इसको अपना लिया और इसमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे प्रयास करने की कोशिश की है जिससे कि यह सामान्य पाठ्यक्रम और बेहतर हो सके। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में न केवल सीबीसीएस बेस्ड एक आदर्श पाठ्यक्रम घोषित किया गया, बल्कि इसे पूरे प्रदेश में लागू भी किया गया और इस दिशा में जैसा कि सोचा गया था कि शनय शनय आवश्यकता के अनुरूप इसमें परिवर्तन किया जाएगा, उस दिशा में प्रदेश बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक एबीसी अर्थात एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का सवाल है, उसके लागू होने में संशय है। कारण चूंकि ए ग्रेड विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत ही कम है। इसी प्रकार एनएडी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की दिशा में भी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों का जो प्रदर्शन है वह निहायत असंतोषजनक है। बहुत कम विश्वविद्यालय, इक्के दुक्के विश्वविद्यालय ही वास्तव में एनएडी की अपेक्षाओं पर अभी तक 10 वर्षों में खरे उतर सके हैं। इसी प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पूरे देश के स्तर पर इंक्यूबेशन सेंटर के लिए दिए जाने वाले बजट्स में वृद्धि की गई, परंतु यहाँ एक आवश्यक तथ्य रेखांकित करना अनिवार्य मैं समझता हूं, वह यह है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेशन सेंटर की अच्छी भूमिका हो सकती है, क्योंकि वहां की पढ़ाई प्रायः अप्लाइड साइंस पर निर्भर आधारित होती है, परंतु लिबरल डिसिप्लिन्स में जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज इत्यादि में जहां आर्ट साइंस के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, वास्तव में यहाँ सीधे सीधे इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर से अगर प्रारंभ किया जाए तो वास्तव में इंक्यूबेशन सेंटर्स आगे चल करके लाभप्रद हो सकते हैं, क्योंकि इन संस्थानों में जो पढ़ाई होती है उसमें ऐसे तत्वों का अभाव होता है जैसे तकनीकी ज्ञान,
जिसके आधार पर सीधे सीधे एंटरप्रेन्योरशिप में प्रवेश किया जा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि इन संस्थानों में सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल सेंसिटाइजेशन किया जाए, अर्थात छात्रों को एंटरप्रेन्योरशिप एक अच्छा कैरियर हो सकता है, इसके प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें अनेक विकल्पों से परिचित कराया जाए, उनके अंदर ऐसी भावनाओं का विकास हो सके, इसके लिए समय समय पर कार्यक्रम संचालित किया जाए। और इन सब के लिए सबसे ज्यादा उचित होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। प्रायः एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर जैसा कंसेप्ट आज तक उत्तर प्रदेश या देश के तमाम विश्वविद्यालयों में बहुत कम पाया जाता रहा है। इसलिए यदि मैं उत्तर प्रदेश का विशेष तौर पे बात करूं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स की पहले स्थापना हो, और यह सेल्स जब छात्रों में एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति एक रुझान पैदा कर पाएंगे, तो इंक्यूबेशन सेंटर की उपयोगिता छात्र उठा पाएंगे। दरअसल इंक्यूबेशन सेंटर वह सेंटर है जहां एक परिपक्व बिजनेस आइडिया को कार्य रूप में परिणित किया जाता है। तो एक परिपक्व बिजनेस आइडिया डेवलप करने के पूर्व बहुत सारी दूसरी आवश्यकताएं, छात्रों में रुझान, विभिन्न विकल्पों, उन्हें प्रबंधन और एंटरप्रेन्योरशिप इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में जानकारी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस दिशा में अत्यंत आवश्यक होगा। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षकों के प्रशिक्षण, विश्वविद्यालयों में ऐसा माहौल, विश्वविद्यालयों को 3 श्रेणियों में विभाजित करना, डिग्री कॉलेजेस को ज्यादातर ऑटोनोमस सेंटर्स के रूप में विकसित करना, वास्तव में ये काफी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि इसके पूर्व की अनेक अपेक्षाएं अभी तक इनका दूर दूर तक पता नहीं है। जैसे अक्रेडिटेशन का ही अगर हम उल्लेख करें, तो उत्तर प्रदेश में संभवतः देश के सभी राज्यों में सबसे कम संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार की कही जा सकती है, जहां अक्रेडिटेटेड इंस्टीट्यूशन की संख्या बहुत ही कम है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक कार्य स्वरूप में परिणित करने के लिए अभी भी अनेक ऐसे प्रयास की आवश्यकता हमारे प्रदेश में तथा उन तमाम प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर करने की आवश्यकता अभी है। हम अगर प्रतिशतता के आधार पर कहें, तो अभी 1% भी हम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं। जैसा कि कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, और उसका क्रियान्वयन तभी संभव हो पाएगा जब इस दिशा में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा पर्याप्त प्रयास हो। उन प्रयासों का प्रदेशों के जो हायर एजुकेशन काउंसिल है, उनका पूरा पालन करें, और इस प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करें, तभी यह सफल हो पाएगा।